CIET NCERT के जरिए पेश है 8वीं जमात के लिए समयदर्शी किताब ख्याल। सफ़हा नंबर 117। सबक 12 एवरेस्ट की फतह। इस सफ़े पर बाईं जानिब एक QR कोड दिया गया है, जिसे स्कैन करके आप सबक से मुताल्लिक मज़ीद मालूमात हासिल कर सकते हैं। एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए हमारी टीम 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू बजरिया जहाज रवाना हुई। काठमांडू में चंद रोज कयाम रहा, फिर हम ज़ेरी के लिए रवाना हुए। वहां से हम मज़े में पैदल सफ़र करते हुए 8 दिन में नामची बाजार पहुंचे। नामची बाजार शेरपा लैंड का अहम कस्बा है। यहीं मैंने पहली बार एवरेस्ट को देखा था। नेपाली लोग उसे सागर माथा कहते हैं। एवरेस्ट पर टकटकी बांधे हुए मैं बर्फ के एक बहुत बड़े तूदे को देख सकती थी, जो चोटी से एक फुरेरे की तरह लहराता हुआ मालूम होता था। बर्फ का ये फुरेरा 10 किलोमीटर या उससे भी लंबा हो सकता है। एक दिन यहां रुकने के बाद हम मशहूर थयांग बोछे मठ पहुंचे। यहां लामा ने हमारे लिए कामयाबी और बखैरियत वापसी के लिए दुआ मांगी। यहां 2 रोज कयाम करने के बाद हम फिर नीचे पहुंचे। 26 मार्च को जब हम नीचे पहुंचे तो हमें एक दहशत अंगेज खबर मिली। बर्फानी झक्कड़ में एक शेरपा कुली हलाक हो गया था। हमारी मुहिम के सरबराह कर्नल खुल्लर ने इस बात को महसूस कर लिया था कि इस खबर ने हम सभी को अफसुर्दा कर दिया है। उन्होंने कहा, किसी एक हादसे से हमें बेजा हद तक परेशान नहीं होना चाहिए और न ही अपने इरादे में कोई कमजोरी आने देना चाहिए। सद्र कैंप पहुंचने से पहले एक खराब खबर और मिली थी। किचन के एक मुलाजिम की मौत हो गई थी। अगले दिन सद्र कैंप पहुंचने पर मैंने एवरेस्ट पहाड़ों के घुटे हुए सिलसिले और उसकी ज़ेली सिलसिलों को देखा। इस सफ़े पर बाईं जानिब नीचे बचेंद्री पाल की तस्वीर दी गई है। सफ़हा नंबर 118। मैं मबहूत खड़ी जमी हुई बर्फ के बेतरतीब ठोस दरिया को हैरत से देख रही थी। हम खम्बो ग्लेशियर को कम फासले यानी 1 किलोमीटर से तकरीबन 600 मीटर नीचे गिरता हुआ देख सकते थे। ग्लेशियर या बर्फशार जमी हुई बर्फ के मीनारों और तूदों का गडमड आबशार सा है। हमें बताया गया कि ग्लेशियर की नक्लो हरकत से अक्सर बर्फ में जलजले पैदा होते हैं, जिसके नतीजे में बर्फ की बड़ी बड़ी सिलें तेजी से नीचे गिरने लगती हैं। पहला कैंप 6000 मीटर की बुलंदी पर बर्फशार के बस जरा ऊपर था। मैं जल्द से जल्द बर्फशार के करीब पहुंचना चाहती थी। उसी शाम मैं अपने बास साथियों के साथ उस मकाम तक जा पहुंची। माह अप्रैल में जब मैं सद्र कैंप में थी, तेन सिंह अपनी सबसे छोटी बेटी वेकी के साथ कैंप में तशरीफ लाए थे। जब मैंने उनको बताया कि मैं कतई नौमिश्क हूं और एवरेस्ट पर चढ़ाई की ये मेरी पहली मुहिम है, तो उन्होंने हंसकर कहा, एवरेस्ट मेरी भी पहली मुहिम थी और चोटी को मैं 7वीं कोशिश में सर कर सका था। 15-16 मई को बुद्ध पूर्णिमा थी। उस रात हम लाहौसे के बर्फीली परतों वाली सीधी ढलान पर खेमा अंदाज थे। इस कैंप में मेरे अलावा 10 अफराद और थे। मैं गहरी नींद में थी। 12:30 बजे का अमल होगा कि अचानक कोई भारी शय बड़े जोर से मेरे सर के पिछले हिस्से पर आकर लगी, जिसने मुझे झंझोड़ कर जगा दिया और उसके साथ ही बड़ा भयानक धमाका हुआ। यहां सफ़े पर नीचे एक तस्वीर दी गई है, जिसमें एवरेस्ट के आसपास की बसावट की तस्वीर दी गई है और एक शख्स की एवरेस्ट पर चढ़ते हुए तस्वीर दी गई है। सफ़हा नंबर 119। मैंने महसूस किया कि मैं किसी भारी शय के नीचे दबी चली जा रही हूं। वो शय मुझे कुचले दे रही है। मैं बामुश्किल सांस ले पा रही थी। आखिर हुआ क्या था? लाहौसे ग्लेशियर की बर्फ की एक बड़ी लाट, जो हमारे कैंप के ऐन ऊपर थी, टूटकर नीचे आ गिरी थी। बर्फ के बेपनाह बड़े तूदों ने जमी हुई बर्फ को पाश पाश कर दिया था और ये तूदे उमूदी ढलान से किसी एक्सप्रेस गाड़ी की रफ्तार से और
बहरा करने वाली घन गरज के साथ नीचे गिरने लगे थे। हम में से हर एक को चोटें आईं। ये हमारी खुशकिस्मती थी कि हम में से कोई हलाक नहीं हुआ था। लोस पांग ने अपने सुइस चाकू की मदद से किसी तरह खेमे को चाक कर दिया और उसमें से बाहर निकल आया और फौरन ही मुझे बचाने के लिए हाथ पांव मारने लगा। अगर जरा सी ताखीर होती तो मौत यकीनी थी। सारे खेमे तहस नहस हो गए थे। किचन वाला खेमा अलबत्ता सही सलामत था। मैं और लोपसांग हाथ के बल चलते हुए वहां पहुंचे। उस वक्त तक सभी किचन वाले खेमे में या उसके करीब पहुंच चुके थे। मैंने अपने अव्वलीन तिब्बी इमदाद वाले थैले से निकालकर बाहर एक को दर्द दूर करने वाली गोलियां दी। उनके लिए गर्मा गर्म चाय बनाई। मैंने किसी की मदद की थी। इस एहसास ने जो उस पर तारी अफसुर्दगी और बेदिली को परे झटक दिया। इस सफ़े के बाईं जानिब एक तस्वीर है। इस तस्वीर में एवरेस्ट के आसपास कुछ खेमों की तस्वीर दी गई है। सफ़ा नंबर 120। हमने सुबह होने से पहले ही बर्फ खोद खोद कर अपना सामान निकालना शुरू कर दिया। जल्द ही इमदादी टीमें आ पहुंचीं और 16 मई के 8 बजे तक हम तकरीबन सभी दूसरे कैंप में पहुंच चुके थे। चोट लगने से मेरे सर के पीछे जो गुमड़ा सा बन गया था अब दुखने लगा था, लेकिन मैंने अपनी तकलीफ किसी को बताई नहीं। हमारी टीम के सभी 9 मर्दों को सदर कैंप भेजा जाना था। उन्हें सख्त चोटें आई थीं। कर्नल खुल्लर ने मुझसे मुखातिब होकर पूछा, क्या तुम भी डर गई थीं? मैंने जवाब में धीरे से कहा, हां। क्या तुम भी नीचे वापस जाना चाहती हो? उन्होंने पूछा। हरगिज नहीं, मैंने बिला तामुल जवाब दिया। चोटी को सरकने के लिए जाने वाली दूसरी टीम की वाहिद खातून रुकन होने का शरफ मेरे हिस्से में आया। मैं सुबह सवेरे 4 बजे उठ बैठी, कुछ बर्फ पिघलाई और चाय तैयार की और हल्का फुल्का नाश्ता किया। 5:30 बजते बजते मैं खेमे से बाहर निकल आई। अंग डोरजी बाहर खड़ा था। उसने मुझसे पूछा, क्या तुम मेरे साथ चलना पसंद करोगी? मुझे डोरजी पर बड़ा एतमाद था। ऐसा ही एतमाद मुझे अपनी कुव्वते बर्दाश्त और कूहे पैमाई की सलाहियत पर भी था। एक बात और भी थी, उस वक्त कोई दूसरा चलने को तैयार भी नहीं था। उस वक्त सुबह के 6:20 हुए थे। दिन पूरी तरह निकल आया था। हल्की हल्की हवा चल रही थी। सर्दी बड़ी शदीद थी। मैं कूहे पैमाई के लिबास में अपने आप को गर्म और महफूज महसूस कर रही थी। हम रस्सा बांधे बगैर चढ़ रहे थे। जमी हुई बर्फ से ढकी खड़ी ढलानें शीशे की चादर की तरह ठोस थीं। हमें बार बार बर्फ कुदाल का सहारा लेना पड़ रहा था। फिर भी मुझे कोई दुश्वारी नहीं हो रही थी। इस सफ़े के दाईं जानिब एक तस्वीर दी गई है जिसमें एवरेस्ट के नीचे कुछ खेमों में बर्फ गिर गई है और वो लोग फंस गए हैं जिन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। सफ़ा नंबर 121। हम 2 घंटे से कम वक्त में चोटी कैंप में पहुंच गए। अंग डोरजी ने पूछा, क्या मैं थक गई हूं? और जब मैंने नफी में जवाब दिया तो उसे बड़ी हैरानी हुई और खुशी भी। जुनूबी चोटी पर पहुंचने के बाद हवा तेज हो गई थी। शदीद पुरपेच आंधी में बर्फ के जर्रात बराबर शामिल हो रहे थे और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सिलसिला कूह चाकू की धार जैसा था। बाल बराबर चूक हुई और किस्सा खत्म। किसी भी तरफ लुढ़क सकते थे। जुनूबी चोटी और उस हिस्से के दरमियान चढ़ाई खासतौर पर खतरनाक थी, जिसे आमतौर पर हिलारी स्टेप कहते हैं। अंगडोर जी ने हाथ से चोटी की तरफ इशारा किया और उसके साथ ही एक खुशी सी रगो पे में दौड़ गई। मंजिल इतनी करीब थी, सूरज की शुआओं ने बर्फ को नर्म बना दिया था। पिछले की निस्बत इस हिस्से पर चढ़ना ज्यादा आसान था। कुछ देर तक हम बर्फ के जर्रात वाली तेज आंधी में खड़े रहे। फिर हमने देखा कि आंधी का जोर घटने लगा है। चंद ही कदम चलने के बाद मैंने देखा चढ़ाई बस 2-4 मीटर और थी। मेरे दिल की धड़कन रुक सी गई थी। मैंने महसूस किया
कामयाबी मेरे पांव चूमने को है और 23 मई 1984 को दोपहर 1:07 पर मैं एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी हुई थी। मैं पहली हिंदुस्तानी औरत थी जिसने ये कारनामा अंजाम दिया था। बचेंद्री पाल। इस सफ़े के नीचे एक तस्वीर दी गई है जिसमें एवरेस्ट की चोटी पर बचेंद्री पाल अपने हाथों में भारत का परचम लिए हुए हैं। सफ़ा नंबर 122। लफ्ज़ो मानी। क़याम, ठहरना, अफसुर्दा, उदास, बुझा बुझा सा। मबहूत, हैरान, हक्का बक्का। नौ मश्क, नौ आमूज, न तजुर्बेकार। नक्ल हरकत, एक जगह से दूसरी जगह जाना। उमूदी ढलान, खड़ी ढलान। बिला तामुल, सोचे समझे बगैर, गौर किए बगैर। कूहे पैमाई, पहाड़ पर चढ़ना। शुआओं, शुआ की जमा, किरण, रोशनी। यहां बाईं जानिब एक तस्वीर दी गई है जिसमें एवरेस्ट के नीचे कुछ खेमों की तस्वीर दी गई है। गौर कीजिए, नेपाल और तिब्बत की सरहद पर वाक़े दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ की चोटी का नाम एवरेस्ट है, जिसको नेपाल में सागर माथा और तिब्बत में चूमालिंगा कहा जाता है। ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ का मौसम इंतहाई सर्द और खतरनाक होता है। इस चोटी पर ऑक्सीजन की कमी भी एक बड़ा मसला है। बचेंद्री पाल की पैदाइश 24 मई 1954 को उत्तराखंड के चमोली जिले के बंपा गांव में हुई थी। वो हिंदुस्तान की पहली खातून हैं जिन्होंने एवरेस्ट सर करने का कारनामा अंजाम देकर मुल्क का नाम रोशन किया। बचेंद्री पाल को बहुत से एजाज मिले। हुकूमत हिंद ने उन्हें 1984 में पद्मश्री और 2019 में पद्म भूषण से नवाजा। सबक में शामिल हिस्सा उनकी आप बीती एवरेस्ट माई जर्नी टू द टॉप से लिया गया है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र हिंदुस्तानी खातून काम्या कार्तिकेयन हैं, जिन्होंने महज 16 साल की उम्र में ये कारनामा अंजाम दिया। नेपाल की पूर्णिमा सृष्टि ने एक ही सीजन में 3 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर नई तारीख रकम की। इसी तरह माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल करने वाली एक और हिंदुस्तानी खातून अरुणिमा सिन्हा हैं, जिन्होंने 21 मई 2013 को एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली मखसूस अहमियत एथलीट होने का एजाज हासिल किया। सफ़ा नंबर 123। सोचिए और बताइए। 1. बर्फ में ज़लज़ले की असल वजह क्या होती है? 2. बचेंद्री पाल एवरेस्ट की चोटी पर कब पहुंची? 3. सद्र कैंप पहुंचने से पहले बचेंद्री पाल को कौन सी बुरी खबर मिली? 4. शेरपा कुली की हलाकत की खबर के बाद कर्नल खुल्लर ने टीम का हौसला किस तरह बढ़ाया? 5. एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने के बाद बचेंद्री पाल की जज्बाती कैफियत क्या थी, बयान कीजिए। यहां बाईं जानिब एक खेमे की तस्वीर दी गई है। पढ़िए, समझिए और लिखिए। आप जानते हैं कि वो लफ्ज जो किसी शख्स या चीज की जाती हालत को जाहिर करे उसे सिफत जाती कहते हैं। जिन अल्फाज से किसी शख्स या चीज का आपस में ताल्लुक जाहिर हो उन्हें सिफत निस्बती कहते हैं, और जो लफ्ज किसी शख्स या चीज की तादाद को जाहिर करे सिफत अददी कहलाता है। इस सबक में सिफत जाती, सिफत निस्बती और सिफत अददी की चंद मिसालें बयान की गई हैं। मसलन मशहूर थयांग पोछे मठ, 10 किलोमीटर, बर्फ की बड़ी सिलें वगैरह। अपने साथियों से गुफ्तगू कीजिए और यहां दी गई इबारत से सिफत जाती, सिफत निस्बती और सिफत अददी तलाश करके लिखिए। सद्र कैंप पहुंचने से पहले एक खराब खबर और मिली थी। किचन के एक मुलाजिम की मौत हो गई थी। अगले दिन सद्र कैंप पहुंचने पर मैंने एवरेस्ट पहाड़ों के घुटे हुए सिलसिले और उसके ज़ेली सिलसिलों को देखा। मैं मबहूत खड़ी जमी हुई बर्फ के बेतरतीब ठोस दरिया को हैरत से देख रही थी। हम
खम्बो ग्लेशियर को 1 किलोमीटर से कम फासले से तकरीबन 600 मीटर नीचे गिरता हुआ देख सकते थे। ग्लेशियर या बर्फशार जमी हुई बर्फ के मीनारों और तूतों का गडमड आबशार सा है। हमें बताया गया कि ग्लेशियर की नक्ल हरकत से अक्सर बर्फ में जलजले पैदा होते हैं, जिसके नतीजे में बर्फ की बड़ी बड़ी सिलें तेजी से नीचे गिरने लगती हैं। सफ़हा नंबर 124। सर करना एक मुहावरा है जिसके मानी हैं फतेह करना। इसी तरह इस सबक में और भी मुहावरे इस्तेमाल हुए हैं। उन मुहावरों को तलाश करके यहां लिखिए और उन्हें जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। मुहावरे जुमलों में इस्तेमाल। यहां 5 खाली जगह दी गई हैं जहां आप मुहावरे लिखकर उन मुहावरों का जुमलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जानते हैं किसी इस्म का मज़कर नर या मुनस मादा होना जिन्स कहलाता है। मसलन लड़का लड़की। जिन्स की 2 किस्में होती हैं, जिन्स हकीकी और जिन्स गैर हकीकी। जानदार अस्मा के मुज़क्कर व मुनस होने को जिन्स हकीकी कहते हैं, जैसे बाप माँ, और बेजान अस्मा के मुज़क्कर व मुनस होने को जिन्स गैर हकीकी कहते हैं, जैसे दिन रात। सबक से 5 जिन्स हकीकी और 5 जिन्स गैर हकीकी अस्मा तलाश करके यहां लिखिए। यहां दिए गए जुमलों को गौर से पढ़िए। एवरेस्ट के लिए हमारी टीम 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए बजरिया जहाज रवाना हुई। 5:30 बजते बजते मैं खेमे से बाहर निकल आई। सफ़ा नंबर 125। इन जुमलों में एवरेस्ट, काठमांडू और खेमा जगह के लिए इस्तेमाल हुए हैं। ऐसे अल्फाज जो किसी मकाम को जाहिर करते हों उन्हें ज़र्फ़ मकान कहते हैं। इसी तरह इन जुमलों में मार्च, 5:30 अल्फाज वक्त के लिए इस्तेमाल हुए हैं। ऐसे अल्फाज जो किसी वक्त को जाहिर करें उनको ज़र्फ़ ज़मा कहते हैं। सबक को पढ़कर ज़र्फ़ मकान और ज़र्फ़ ज़मा की 5 मिसालें तलाश करके यहां लिखिए। ज़र्फ़ मकान, ज़र्फ़ ज़मा। यहां 5-5 जगह खाली दी गई हैं। तलाश कीजिए। एवरेस्ट फतेह करने वाले 5 मुल्की और 5 गैर मुल्की कूहे पैमाओं के नाम और उनके कारनामों के बारे में एक-एक पैराग्राफ लिखिए और सामने उनकी तस्वीरें भी चस्पा कीजिए। तख्लीकी इजहार। बचेंद्री पाल ने कूहे पैमाई के अपने सफर को अपनी आपबीती एवरेस्ट माई जर्नी टू द टॉप में तफसील से लिखा है। आप भी अपने किसी यादगार सफर के बारे में दिलचस्प अंदाज में लिखिए। सबक में ये जुमला शामिल है, एवरेस्ट मेरी भी पहली मुहिम थी, लेकिन चोटी पर पहुंचने में अपनी 7वीं कोशिश में कामयाब हुआ। क्या आपको ऐसा कोई वाकया याद है कि जब कामयाबी हासिल करने के लिए आपको कई मर्तबा कोशिश करनी पड़ी हो? उस वाकये की तफसील लिखिए और अपनी जमात के तलबा को सुनाइए। सफ़हा नंबर 126। अमली काम। एवरेस्ट पर 5 मर्तबा फतेह हासिल करने वाली अरुणिमा सिन्हा के बारे में मुख्तलिफ ज़राए से मालूमात हासिल कीजिए और उन पर चंद जुमले तहरीर करके कमरे जमात में सुनाइए और उनकी तस्वीर तख्ते स्याह पर चस्पा कीजिए। यहां दिए गए निकात की रोशनी में उन जांबाज हिंदुस्तानी कूहे पैमा की फहरिस्त बनाइए जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर फतेह हासिल करके मुल्क और कौम का नाम रोशन किया है। कूहे पैमा का नाम, जाए पैदाइश, किस सन में कामयाबी हासिल की। खाली जगह। यहां बाईं जानिब पहाड़ पर चढ़ते हुए कुछ कूहे पैमा की तस्वीर दी गई है। ये भी जानिए, मुल्क का सबसे बड़ा शहरी एजाज भारत रत्न है। ये एजाज उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने फन, अदब, साइंस, समाजी खिदमात और खेल जैसे मखसूस शोबों में गैर मामूली और काबिल जिक्र खिदमात अंजाम दी हैं। अब तक 53 लोगों को उनकी गिरां कद्र खिदमात के एतराफ में भारत रत्न अवार्ड से नवाजा जा चुका है। यहां दिए गए वेब लिंक की मदद से मजीद तफसीलात हासिल कीजिए। https://
www.shegindia.com/general-knowledge/list-of-awardees/ यहाँ नीचे एजाज भारत रत्न की तस्वीर दी गई है। पद्म अवार्ड मुल्क के आला तरीन शहरी एजाजात में से एक हैं। ये हैं पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। इनका ऐलान हर साल यौम जमहूरिया के मौके पर किया जाता है। ये अवार्ड 3 ज़ुमरों में दिए जाते हैं। यहाँ दिए गए वेब लिंक की मदद से मज़ीद तफसीलात हासिल कीजिए। https://www.padmaawards.gov.in/ इसी के साथ ये सबक यहाँ मुकम्मल होता है। अभी आप सुन रहे थे 8वीं जमात के लिए समयदर्शी किताब ख्याल। साउंड रिकॉर्डिस्ट वीरेंद्र रावत, समई फनकार परवेज गौहर, संपादन अरशद अहमद, हिदायत और तख्लीककार विमलेश चौधरी। ये किताब CIET NCERT नई दिल्ली भारत के जरिए पेश की गई।